नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक है वसंत भाग 2। उसके अंतर्गत आने वाले अध्याय 18 की, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज। बच्चों, धनराज कौन है? धनराज पिल्ले जो हैं ये हॉकी के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और जब ये 35 वर्ष के हो गए तब इनका एक इंटरव्यू लिया गया। आप जानते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है? हिंदी में इसे साक्षात्कार कहते हैं। जब मीडिया वाले पत्रकार क्या करते हैं, कोई सुप्रसिद्ध व्यक्ति है उसका क्या लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनके बारे में जानकारी ले सकें, जिससे उनके जो फैंस हैं वो उनको पढ़ें, है ना। तो जो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, जिनकी बात हम आज के अध्याय में करेंगे, इनका इंटरव्यू कब लिया गया? विनीता पांडे के द्वारा लिया गया जब ये 35 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर चुके थे, 35 वर्ष के हो गए थे। और इस साक्षात्कार का एक छोटा सा संपादित अंश यानी एडिटेड हिस्सा जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। संपादित क्यों है? जो चीज़ें हमारे काम की है, आपके काम की है, वो चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। तो बच्चों, सबसे पहले इसे मैं एक इंटरव्यू के लहजे से ही पढ़ना चाहूँगा। सबसे पहले जब विनीता प्रश्न पूछेंगी तो उसको प्रश्न के लहजे से पूछूंगा और उसके बाद जब धनराज जवाब देंगे तो प्रयास करूँगा कि मैं धनराज के शब्दों में आपको जो है पढ़ करके ये चीज़ें सुना सकूँ। तो सबसे पहले बच्चों, विनीता प्रश्न पूछ रही हैं कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्टसाध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। अब इस प्रश्न का जवाब धनराज देते हैं। कहते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलवन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी भी दी है कि धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। बच्चों, यह बहुत ही कमाल की बात है। मैं आपको बता दूं कि हर कोई को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम ज़रूर चूमती है। फिर विनीता आगे प्रश्न पूछती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं? तो धनराज ने कहा, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए कहते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। फिर विनीता पूछती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। धनराज इस बात पर जवाब देते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ
और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। विनीता पूछती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? धनराज का जवाब सुनिएगा बच्चों। कहते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। फिर विनीता पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास यानी एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज कहते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कारवाल्हो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। फिर विनीता ने अगला प्रश्न पूछा, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज जवाब देते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है, एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी, कमाई से खरीदी हुई कार है। फिर विनीता पूछती है, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज कहते हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है, पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ़्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। फिर आगे विनीता पूछती है, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जवाब देते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ज़रूर पसंद आया होगा, है ना? ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जब हम इस अध्याय के अभ्यास पर बात करेंगे, पहले ये जो केवल पढ़ने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक में कविता दी है, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। भाई, बहुत ही अच्छे लहजे में पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सुनकर आनंद आए। सुनिए, इसका शीर्षक है हमारी ख्वाहिश। क्या लिखा है? इसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह बरे राहे मुहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरा न वर्दी दूर ये मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अब न अगले वलबले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मख्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। ए शहीदो मुल्क व मिल्लत तेरे जज्बों के निसार, तेरी कुर्बानी का चर्चा गैर की महफिल में है।
मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। मैं जानता हूँ कि कई सब शब्द ऐसे आए हैं जिनसे आप परिचित नहीं होंगे बच्चों, लेकिन आप प्रयास ज़रूर कर सकते हैं अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या होता होगा, है ना? अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न अभ्यास वाले हिस्से पर। भाई, जब हमने साक्षात्कार को इतने अच्छे से पढ़ा है, इतने अच्छे से प्रश्नों को और उत्तर को समझा है, तो क्यों ना प्रश्नों के जवाब भी दिए जाएं, है ना? तो देखिए, सबसे पहले कुछ प्रश्न हमारे सामने साक्षात्कार से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर मैंने बच्चों कुछ इस तरह से लिखा है कि साक्षात्कार पढ़ने के बाद धनराज के बारे में यही छवि उभरती है कि वह एक गरीब परिवार से हैं, उनका जीवन अभाव में बीता और उन्होंने अपने संघर्ष के कारण ही हॉकी में इस मुकाम को हासिल किया है। आज भी इतने बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। वह आज भी साधारण जीवन जीते हैं क्योंकि वह एक सरल भावुक हृदय व्यक्ति हैं। इसके बाद में बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 है कि धनराज पिल्लई ने ज़मीन से उठकर आसमान तक सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, मैंने उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। आप भी अपना उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं कि धनराज पिल्लई का बचपन बड़ी ही गरीबी और अभाव में बीता। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। इतनी गरीबी में वह हॉकी भी नहीं खरीद पाए, इसलिए उन्होंने अपने भाई की पुरानी हॉकी से ही काम चलाया और कड़ी मेहनत करके 1986 में मणिपुर जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में खेलकर उसी वर्ष सीनियर हॉकी टीम के लिए चुन लिए गए। उन्होंने अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर मुंबई लीग में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 1989 में ऑलविन एशिया कप के लिए चुन लिए गए। इसके बाद वह एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है बच्चों? तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है, जो मुझे समझ में आया, कि धनराज पिल्लई की माँ ने उन्हें किसी भी हालत में घमंड से दूर रहने की सीख दी, अहंकार से। उनका कहना था कि सफलता पाकर हमें अपने अतीत को भूल नहीं जाना चाहिए, सम्मान पाकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम घमंड करेंगे तो लोगों का आदर और सम्मान नहीं कर पाएंगे। यदि प्रसिद्धि और सम्मान को पाना है तो हमेशा विनम्र बने रहना होगा। इसके बाद में बच्चों, अब हम आते हैं साक्षात्कार से आगे वाले हिस्से पर। इसमें प्रश्न 1 हमारे सामने दिया हुआ है कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? क्यों? पता लगाइए। अब देखिए, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ, मैंने पता किया है। बच्चों, ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जब वे हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो वह किस फुर्ती से गेंद को विरोधी के पाले से निकाल लाते थे, यह देखते ही बनता था। मैदान में उनका खेल देखकर ऐसा लगता था कि मानो गेंद उनकी हॉकी से चिपक गई हो और विरोधी टीम को उस गेंद को अपने पास लाना एक ख्वाब सा लगता था। इसके बाद प्रश्न 2 हमारे सामने है बच्चों कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? याद रखिए, माना जाता है, ऐसा कहा है ना? तो उत्तर में मैंने लिखा है कि हॉकी एक प्राचीन खेल है। इसको खेलने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इसलिए सीमित संसाधनों के होते हुए भी यह स्वास्थ्य एवं मनोरंजन का आसान माध्यम है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण यह भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया। इसके बाद प्रश्न 3 है कि आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें, अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कुछ प्रश्न तैयार करें और फिर साक्षात्कार लें। तो बच्चों, यह काम तो ऐसा है कि इसे आप स्वयं से ही कर पाएंगे, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास स्वयं से करेंगे। बाकी मैं जानता हूं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा बच्चों, और यह अध्याय भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर मेरी आपसे जल्दी मुलाकात होगी बच्चों, अगली नई जानकारी में, अगले नए अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।